नमस्कार, भिवानी हलचल में आपका स्वागत है। देश में आज से 3 नए कानून लागू हुए हैं। इसको लेकर के भिवानी थाना शहर में एक आयोजन किया गया जागरूकता को लेकर के। हमारे साथ सिटी एसएचओ सत्यनारायण मौजूद हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे ये किस प्रकार का आयोजन है, आमजन इसको लेकर के एहतियात के तौर पर या सावधानी तौर पर क्या ध्यान रखे, या आमजन के लिए कितने फ़ायदेमंद साबित होंगे। सर, ये किस प्रकार के कानून हैं और आमजन किस प्रकार का ध्यान रखें। आज जो आयोजन किया गया है उसको लेकर के किस प्रकार की जागरूकता बरती जाए। सबसे पहले नमस्कार मेरा। मैं आपको अवगत करना चाहूँगा कि आज भारतीय संसद द्वारा पारित 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को पूरे भारतवर्ष में समान रूप से लागू किया गया है, जिसके बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे थाने में प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे डीएसपी साहब श्री रमेश कुमार जी, डीएसपी मुख्यालय शहर के प्रथम नागरिक चेयरमैन भवानी प्रसाद जी और महंत चरणदास जी और व्यापार मंडल के प्रधान और शहर के विशिष्ट व्यक्ति और आम व्यक्ति करीब 400-500 की संख्या में यहाँ मौजूद थे। जी क्या किस प्रकार की हिदायतें कह सकते हैं या सावधानी कह सकते हैं सर, नए कानून लगने के बाद में कितना बदलाव आएगा। जो हमारे संसद द्वारा नए 3 कानून पारित किए गए, इनको जनहितैषी बनाया गया है। जैसे पहले हमारे पुराने कानून थे, सभी को बताया गया, हमारी आईपीसी 1860 में बनाई गई थी, जिसको भारतीय न्याय संहिता 2023 से रिप्लेस किया गया है। हमारी दंड प्रक्रिया संहिता जो 1898 में बनाई गई थी, जिसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से रिप्लेस किया गया, और साक्ष्य अधिनियम जो हमारा 1872 में बनाया गया था, उसको भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 से रिप्लेस किया गया। नए कानूनों को जनहितैषी बनाया गया है। आम जन को बहुत से ऐसे अधिकार दिए गए, जैसे हमारे नए कानून में प्रावधान है सबसे एफआईआर का, कि अब व्यक्ति 0 एफआईआर दर्ज करा सकता है, ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करा सकता है। एक समय सीमा निर्धारित की गई है कि इतने समय में इन्वेस्टिगेशन की जो स्थिति है 90 दिन के अंदर वो हमें विक्टिम को उसको सूचित करना पड़ेगा। और इसके अलावा बहुत से ऐसे अपराध थे जिनको इसमें शामिल किया गया है, जैसे मॉब लिंचिंग का अपराध है। मॉब लिंचिंग के अपराध की पहले कोई डेफिनेशन भारतीय दंड संहिता में नहीं थी, और नई भारतीय न्याय संहिता में मॉब लिंचिंग को ऐड किया गया है। इसके अलावा टेररिस्ट एक्टिविटी जो अपराध आतंकवादी करते थे, उनको भी इसमें परिभाषित किया गया है। इसके अलावा जो स्नैचिंग की धाराएं थी, पहले भारतीय दंड संहिता में नहीं थी, जो आजकल घटनाएं काफ़ी होती हैं, उसको स्नैचिंग को ऐड किया गया है। और सबसे बड़ा टर्म जो एक संगठित अपराध, तो पुलिस के लिए चुनौती बने हुए थे, संगठित अपराध को इसमें डिफाइन किया गया है, और उसमें विशेष रूप से सजा का प्रावधान भी किया गया है। इसके अलावा महिला विरुद्ध और जो बच्चों के विरुद्ध अपराध थे, क्राइम अगेंस्ट चाइल्ड एंड वीमेन, उसमें भी सभी अपराधों को जो पहले भारतीय दंड संहिता में अलग अलग अध्यायों के अंदर वर्णित थे, उनको एक अध्याय में इसमें मेंशन किया गया है और उचित सजाओं का प्रावधान इसमें किया गया है। अब जो ये एफआईआर है सर, ये किसी भी ज़िले का किसी भी ज़िले में करवा सकता है क्या ऑनलाइन कोई इस प्रकार की, यानी कि अभी हम भिवानी में बैठे हैं, कोई रेवाड़ी का है, रोहतक का है, किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो वो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में करवा सकता है। पहले जो हमारे प्रावधान थे उसमें 0 एफआईआर का टर्म था, पहले भी अवेलेबल था, लेकिन उसको अब आम लोगों के लिए सुगम बनाया गया जी। एक तो हमें जो सुविधा दी गई, सभी नागरिकों को जो सुविधा दी गई है नए कानूनों में, उसमें eFIR की दी गई कि इंटरनेट के माध्यम से या ऑडियो वीडियो के माध्यम से हम अपनी शिकायत ईमेल के द्वारा, मैसेज के द्वारा, व्हाट्सएप के माध्यम से हम कंसर्न पुलिस स्टेशन में भेज सकते हैं। तो उसमें कंडीशन सिर्फ ये लगाई कि 3 दिन के अंदर फिजिकली कंप्लेंट करने वाले को वहाँ हाजिर आकर उस कंप्लेंट को साइन करना पड़ेगा, तो उसको eFIR दर्ज हो सकती है। दूसरा जो 0 एफआईआर का प्रोविजन है, उसमें भी इसमें काफ़ी सरलता प्रदान की गई है कि हम 0 एफआईआर, अगर मेरे साथ घटना कहीं और होती है तो हम कंसर्न थाने में जो आपके नियर अबाउट है उसमें हम 0 एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। और उसमें एक समय सीमा निर्धारित कि 14 दिन के अंदर हम उसे वेरीफाई करें, या सामने वाला जो थाना है हमारे बार वेरीफाई कर लें, तो तुरंत इस पर जो 0 एफआईआर का प्रावधान का इसमें किया गया। आम जन को क्या अपील करना चाहेंगे। आम जन से मेरी यही अपील है कि नए जो कानून है उसके बारे में पढ़ें, और उनको जो अधिकार दिए गए, जनहितैषी जो कानून बनाए गए, इनकी जानकारी लें, और भारत सरकार ने जो जनहितैषी कानून बनाए उसका फ़ायदा उठाएं। कोर्ट में गवाह की सुरक्षा को लेकर के भी कोई कानून में प्रावधान किया गया है। ये मुख्य रूप से गवाह की सुरक्षा को लेकर कानून के अंदर प्रावधान किए गए हैं
कि गवाही जो अब जो एक चुनौती रहती थी गवाह के लिए भी, और गंभीर प्रवृत्ति के जो अपराध है, जो गंभीर प्रकृति के अपराधी हैं, उनके खिलाफ गवाही करवाने में हमारे सामने भी चुनौती रहती। तो अब गवाही जो है उसको गवाह को भी सुरक्षा प्रदान की गई है, और ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही या इंटरनेट का प्रयोग करके भी उसमें गवाही हो सकती है, और घर बैठकर भी अब जो गवाह है वो अपनी गवाही मान्य अदालत में रिकॉर्ड करवा सकता है। इसको प्रावधान कानूनी रूप से अब न्यायिक प्रक्रिया में कर दिया गया। नए कानून में पुलिस को भी शक्ति प्रदान की गई है सर। हाँ जी बिल्कुल, जो नए कानून है उसमें बहुत सी हमारी जो पावर्स हैं उसमें बढ़ोतरी की गई। जैसे सबसे पहले हमारे समस्या ये रहती, जो गंभीर प्रवृत्ति के अपराधी हैं उनको हाथ से पकड़े हमने मान्य अदालत में पेश करना पड़ता था। कई बार अगर संख्या बल हमारे पास पर्याप्त नहीं होता था तो अपराधी के भागने की संभावना लगातार बनी रहती थी, और एक डर का अंदर भय रहता था कि ये आतंक अपराधी और कोई न कोई घटना तो अंजाम दे सकता है। तो नए कानून के अंदर पुलिस को जो एक विशेष रूप से अधिकार दिया गया है कि जो गंभीर प्रवृत्ति के अपराधी जो लगातार अपराध करते हैं, आतंक अपराधी, उनके खिलाफ हम हथकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। हथकड़ी का प्रयोग होगा आने वाले समय में। जी बिल्कुल, जो ऐसे अपराधी आतंक अपराधी है उनके खिलाफ पुलिस अपनी शक्ति का प्रयोग करेगी। 177 धाराएं जो उनको प्रतिस्थापित किया गया है, उनके में चेंजेस किए गए हैं। 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 14 धाराएं इसमें जो थी पुराने उनको निरस्त किया गया है। इसमें कुछ मुख्य बातें थी जो जांच में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाया गया है। जो हमारे मोबाइल फ़ोन थे, सभी के पास स्मार्टफोन है, उसके द्वारा जो हम वीडियोग्राफी करेंगे, फोटोग्राफी करेंगे, उसको कानूनी रूप से मान्यता दी गई है। पहले एक अपराधी जो अपराध करता था तो पुलिस को उसमें भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। वो मान लो बंगाल या बिहार का होता था तो हमने वहाँ उसके घर पर फिजिकली जाकर उसको अटेंड करना पड़ता था, उसको नोटिस देना पड़ता था। अब हमारे जो तीनों नए कानून हैं उनके अंदर प्रावधान किया गया है कि डिजिटल माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से भी उसके पास नोटिस भेजा जा सकता है, ईमेल के माध्यम से भी उसके पास नोटिस भेजा जा सकता है, और उसको उसी तरह माना जाएगा जैसे हमने फिजिकली उसकी सर्विस करवाई हो। तो एक सब के लिए सुविधा दी गई है, समय पर आपको सूचना मिलेगी, और इंटरनेट के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप भी अपनी गवाहियाँ वगैरह करवा सकते हैं। मजिस्ट्रेट द्वारा जुर्मानों में वृद्धि की गई है। जैसा मैंने पहले बताया, जो गेमिंग एक्ट के हमारे अपराध थे 50 रुपये तक का उन्हें जुर्माना था, जो आज के समय में उसमें कोई विशेष रूप से आरोपी के ऊपर फर्क नहीं पड़ता था, तो उसमें जो जुर्माने की राशियाँ कई अपराधों में उनमें वृद्धि की गई है। एफआईआर प्रक्रिया पीड़ित की सुरक्षा को सुव्यवस्थित करना। एफआईआर प्रक्रिया को साधारण बनाया गया है। धारा 173 जो पहले हमारी एफआईआर 154 सीआरपीसी में होती थी, उसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में धारा 173 में उसका प्रावधान किया गया, और उसके अंदर विशेष रूप से जो बात जोड़ी गई है EFIR, यानी आप घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, सरकारी मेल पे आप कंप्लेंट करोगे तो वो उस पर भी आपकी एफआईआर दर्ज हो सकती है। लेकिन उसके अंदर एक प्रावधान ये किया गया कि 3 दिन के अंदर, 72 घंटे के अंदर आपने उस कंप्लेंट को आकर फिजिकली साइन करना पड़ेगा, तभी उस पर फर्दर आगे एक्शन हो पाएगा। और 10 एफआईआर का प्रावधान किया गया है कि अपराध यदि शहर थाना का नहीं है, किसी और स्टेट का भी है, तो उसमें भी उसकी एफआईआर आप यहाँ कंप्लेंट देकर करा सकते हो। उसके 14 दिन का हमारे पास समय होता है, उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, और उसको एफआईआर दर्ज करके जहाँ वास्तविक घटना हुई है उसके पास उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ये इसमें नए प्रावधान आप लोगों की सुविधा के लिए किए गए हैं। और धारा 173(1) भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कानून ऑडियो वीडियो के माध्यम से पीड़ित के बयान रिकॉर्डिंग करने का अधिकार दिया गया। जैसा मैंने पहले आपको बताया, उसकी जो स्टेटमेंट है वो ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड के माध्यम से की जा सकती है। तो उसमें कई बार जो हमारे गवाह होते थे, आईओ के पास इतना समय नहीं होता था, कोर्ट में भी इतना समय नहीं होता, काफ़ी समय हमारे एक दिन में गवाहियाँ लगती है। जो अपना विटनेस है, जिसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है एक आरोपी को सजा करवाने में, वो अपनी गवाहियाँ पढ़ भी नहीं पाता था, और कई बार ऐसा होता था कि आईओ की राइटिंग उसकी समझ में नहीं आती थी। तो इसको वीडियो फॉर्मेट में भी अब तैयार करना होगा। ये कानूनी रूप से प्रावधान किया गया, जिसको देख कर आप आसानी से अपनी गवाही को देख सकते हो, उसको समझ सकते हो, और पूछे गए प्रश्नों का जो डिफेंस काउंसिल आपसे क्वेश्चन करता है उसका जवाब दे सकते हो। तो इससे हमारा जो कन्विक्शन रेट है वो बढ़ेगा।